नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आप पाते हैं खबर A to Z। हर खबर की खबर लेना बड़ा जरूरी है और इसीलिए हम लेकर आते हैं डिकोड। तो आज वैसे अगर आपने दिन भर खबरों पर नजर बनाकर रखी है तो भी शाम ढलते ढलते एक ऐसी खबर आई है जो सबके काम की है और सबके लिए जानना समझना जरूरी है। समझ गए होंगे आप, हम सब काम करते हैं, हम सब धन कमाते हैं और धन से जुड़ा, कमाने से जुड़ा, नोटों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर शाम ढलते ढलते मिली। आपने एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। ये कहावत निश्चित तौर पर एक बार फिर चरितार्थ हो रही है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि एक और नोटबंदी जिसकी चर्चा चल पड़ी है, लेकिन इसमें नोटबंदी से ज्यादा नोट बदली जैसे हालात। एक और नोटबंदी मतलब कालाधन कलेक्शन वालों पर एक बार फिर से अटैक हुआ है, प्रहार हुआ है। साल 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी काले धन को लेकर बेहद आक्रामक नजर आए थे और नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 1000 और 500 के तब चलन में जो नोट थे उनको बंद कर दिया था और इसके बाद आए नए नोट। 2000 का नया नोट अस्तित्व में आ गया, लेकिन अब यह नोट भी बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, यानी जिनके पास है वापस लौटा दें, लेकिन मौजूदा नोट अभी अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी है। पहले भी कई लोगों ने महसूस किया होगा कि 2000 के नोट अब आम नहीं दिखते हैं। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने का निर्देश दिया है, यानी आप 2000 के नोट ले जाएं, वो आपको बदल के नोट देंगे उसी कीमत के। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे और अब से बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेगा, यानी अगर आप चाहेंगे तो भी आपको 2000 जैसे बड़े नोटों में रकम नहीं दी जाएगी। आपके पास जो 2000 के नोट हैं वो आप एक्सचेंज करा सकते हैं और इसके लिए सितंबर तक का वक्त आपके पास सरकार ने दिया है। आरबीआई इन नोटों को बदलेगा बैंकों के जरिए। अब सवाल ये उठता साहब कि 2016 में तो नोटबंदी हुई है, फिर एक बार फिर से नोटबंदी या नोट बदली क्यों की जा रही। अब सवाल ये कि इसकी आवश्यकता क्यों बार बार आ पड़ रही है, आखिर ऐसा क्या गणित है, डिकोड करते हैं। 2016 की नोटबंदी, उसके नज़ारे आपको याद होंगे। उस समय केंद्र सरकार को ये उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों ठिकानों पर गद्दों तकियों में भरकर कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। लंबी कवायद चली, कई लोगों की इसमें जान तक गई, लेकिन काला धन 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया। मगर नोटबंदी के वक्त जो जारी 500 और 2000 के नए नोट थे, अब 9.21 लाख करोड़ रुपए इसमें से गायब हो गए। मतलब ये भी कहीं दबा लिया गया है। कालाधन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े डिनोमिनेशन के यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है, सबको पता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोट छापना बंद कर दिए, लेकिन 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई। कहने का अर्थ है कि अब एक बार फिर से आरबीआई काले धन पर लगाम कसने के लिए ये तरीका अपना रहा है। कई लोग इसके अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, कई लोग इसके पॉलिटिकल एजेंडे बना करके या अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिलहाल सबके पास सितंबर तक का वक्त है। नए 2000 के नोट आपको बैंक अब जारी नहीं करेगा। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं और आप बैंक ले जाते हैं और एक बार में 20,000 की एक दिन की लिमिट है और उसके बाद फिर आपको इन नोटों को सितंबर तक ही तब्दील कराने का वक्त मिला है। वक्त पर्याप्त है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा निर्देश है, ऐसा आश्वासन है। चलिए, ढाक के 3 पात, एक और कहावत है, ढाक के 3 पात, ना नौ तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप सोचेंगे आखिर हमको क्या हो गया, आज एक के बाद एक कहावतें क्यों बता रहे हैं। हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। पूरा मामला आप जानिए कि 25 मई को झीरम घाटी हत्याकांड, इसके 10 साल पूरे होने को हैं। 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा और इस पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया, एक बड़ी बात की। सबसे पहले आपको यही बयान सुनवा रहे हैं। हम जब एसआईटी गठन करते हैं तो नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, इसीलिए तो एसआईटी गठन कर रहे हैं। दे देना हमको एसआईटी, हम दे देंगे, तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के
उसे पूछताछ करने की जरूरत है। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने वही बात दोहराई कि हमने एसआईटी बनाई थी, अड़ंगा क्यों लगाया। वो ये भी कहते हैं कि ज्यादा नहीं 2-3 लोगों से पूछताछ करेंगे तो सारा सच सामने आएगा। तो सीएम भूपेश बघेल को आपने सुन लिया, इसी बहाने आज मौका है झीरम घाटी और सियासत को डिकोड करने का। जब झीरम कांड हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और किसी भी सरकार के समय इस तरह का कांड एक बदनुमा दाग होता है। आजाद भारत के इतिहास में झीरम कांड सबसे बड़ा माओवादी अटैक था। दुनिया में शायद ही किसी पॉलिटिकल दल के काफिले पर इतना बड़ा हमला हुआ। लेकिन इसके बाद जिस तरह से जांच हुई उसने कई सवालों को जन्म दिया जो अब तक बने हुए हैं। कोई ठोस नतीजा, खास तौर पर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र इसमें राजनीतिक तौर पर था क्या, इसका कोई जवाब नहीं। लोकतंत्र के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे अहम बात यह कि जब ये घटना घटी तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस जिसमें शामिल थी। एनआईए को जांच उन्होंने तब सौंपी थी क्योंकि एनआईए केंद्र के अधीन आती है, उसकी जांच आज भी जारी है। दूसरी बात, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो लगा कि इस मामले में जो बार बार दावे होते हैं वो सच अब सामने आ जाएगा। एसआईटी बनाई गई लेकिन पैंच फंसा दिया गया। इस दौरान 10 साल से कांग्रेस बीजेपी के बीच में बयानों का डिबेट हमने कितनी बार की, इसका कोई अंदाजा नहीं। कुल मिलाकर के झीरम में मारे गए लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? और फिर वही दोहराऊंगा कि क्या वो सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी नक्सल वारदात के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं। खामियों पर तो काफ़ी बात हो गई, क्या उसकी कभी जांच होगी? क्या उसका सच बाहर आएगा? क्या उसका कोई दोषी सामने आ पाएगा? आगे बढ़ते हैं। फिलहाल खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है जो इस वक्त जापान में हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उनके स्वागत की तस्वीरों ने एक बार फिर भारतीयों को गर्व से भर दिया। देखें। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें जापान के ऐतिहासिक शहर हिरोशिमा की हैं, जहां भारतीय समय के अनुसार 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी का जापान में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने G7 समिट का निमंत्रण दिया था। दूसरी तरफ जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर गजब का उत्साह दिखाया। He is no more an Indian leader. He is a world leader. He is a true leader. When he talks, people take note. पूरी दुनिया का कोई भी लीडर हो आज मोदी जी से सलाह करता है, बात करता है, उनकी बातों को मानता है, and that makes us so much proud. G7 समिट 19 से 21 मई तक चलेगी, जिसमें पीएम मोदी कई सत्रों में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि G7 का समिट इतना अहम क्यों है? डिकोड करके हम देखते हैं। G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देशों का एक ग्रुप है, जिसमें फिलहाल कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। इस ग्रुप ऑफ 7 के पूरे मामले में हम गेस्ट के तौर पर गए। इस बार जापान ने सदस्य देशों में भारत समेत 9 मुल्क हैं जिनको निमंत्रण भेजा है। मतलब ये कि G7 के समिट का एजेंडा अब की बार कितना गंभीर होगा ये आप समझ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ कोई घोषणा भी इसमें हो सकती है जो एक बड़ी ताकत है, लेकिन भारत का उसका समर्थन करना या ना करना ये अभी फिलहाल पर्दे में है। इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। दूसरी बात यह कि समिट में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की पहल भी हो सकती है। चीन पर लगाम कसना दुनिया के कई मुल्कों के लिए जरूरी है। चीन की वजह से साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। चीन की पॉलिसी केवल जापान और साउथ कोरिया को लेकर ही नहीं बल्कि भारत को लेकर भी काफी एग्रेसिव है, विस्तारवादी है और हमारे लिए नुकसानदायक है। और ऐसे में भारत G7 की मीटिंग में चीन को लेकर अपना पक्ष रख सकता है, रुख स्पष्ट कर सकता है और ये बाकी देशों के लिए भी काफी मायने रखेगा। वो भी तब जब चीन को काबू करने के लिए भारत अमेरिका और जापान के साथ मिलकर काम करने के लिए कदम बढ़ा रहा हो। तो जाहिर तौर पर इस तरह का कोई भी समिट, इस तरह का कोई भी आयोजन, सम्मेलन ये ना केवल भारत के लिए बल्कि संतुलन कायमी के लिए दुनिया के कई मुल्कों के लिए जरूरी हो जाता है, खासतौर पर बड़ी इकोनॉमी के लिए, बड़े बाजारों के लिए। अब आते हैं जरा देश के उस राज्य पर जहां सरकार आकार लेगी कुछ ही घंटों बाद। खबर कर्नाटक से, जहां कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। पूरा प्रोग्राम सेट है, देखें।
एक तरफ डीके शिव कुमार तो दूसरी तरफ सिद्धारमैया और बीच में खड़े कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। तस्वीरें कर्नाटक राजभवन की हैं, जहां शुक्रवार को सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान डीके शिव कुमार ने विनम्रता और शिष्टाचार का नमूना पेश किया। डीके शिव कुमार ने थावरचंद गहलोत से हाथ मिलाने के बाद उनके पैर भी छुए। कर्नाटक में सिद्धारमैया 20 मई को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में होगा। शुक्रवार को डीके शिव कुमार शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण भी कर चुके हैं। I want to invite Rahul ji, Sonia ji, Karge ji for this ceremony, and all our senior leaders, Priyanka ji. They have come, they have given their sweat, they have given a proper directions. So I wanted to invite them personally. वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से मिलने उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके आवास पहुंचे। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने दिल्ली का दौरा भी किया। तो 20 मई को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। शपथ ग्रहण समारोह शानदार होगा, इसके पूरे इंतजाम हैं। तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजकर एक मंच पर लाने की फिर कोशिश है, लेकिन कुछ पार्टियों के दिग्गज नेताओं को अब की बार आमंत्रण नहीं दिया। सवाल उठता है, जब एकता दिखानी है तो फिर कुछ को क्यों छोड़ दिया? डिकोड करते हैं। कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्षी एकता का संकेत एक बार फिर बीजेपी को देना चाहती है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, केरल के सीएम पी विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इसमें न्योता नहीं भेजने की खबर है। क्यों नहीं भेजा गया, ये भी जानने और समझने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। गोवा और गुजरात में कांग्रेस के वोट काटे और इस साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचाने की तैयारी भी दिखा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई हुई। बात केसीआर की तो केसीआर लंबे समय से बिना कांग्रेस, बिना बीजेपी के एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद कर रहे हैं और उसका नेता किसको बनाया जाए इसके भी कई बार वो संकेत देते हैं। तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव है, जहां कांग्रेस का मुकाबला केसीआर की पार्टी से ही है और यही वजह कि केसीआर को निमंत्रण नहीं गया। वहीं पी विजयन और जगन मोहन रेड्डी को इसी वजह से बुलाया नहीं गया कि जनता के बीच में क्या मैसेज आएगा। केरल, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का इन लोगों से सीधा मुकाबला है। बात अगर नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम की करें तो पटनायक ने साफ कर दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो उनकी पहले से पॉलिसी रही है, और इसी वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। चलिए, अब कौन पहुंचता है और क्या पहुंचने वाले लोगों की भी खबर बनती है, क्या वो तस्वीर कुछ कहती है, इसको भी हम डिकोड करेंगे। फिलहाल अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है और इस योजना में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ ऐसा कटाक्ष किया जिस पर जवाब स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। देखिए। ये डॉक्टर रमन सिंह का वो ट्वीट है जिसके जरिए भूपेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना पर तंज कसा गया। एक अखबार की खबर का हवाला देकर डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया कि सीएम भूपेश बघेल ने एमबीबीएस, बीई, एमटेक डिग्री वाले युवाओं को भत्ते की बैसाखी पकड़ा दी। खुद सीएम डॉक्टर रमन सिंह के इस तंज पर जवाब दिया खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एमटेक, एमबीबीएस वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। रमन सिंह अभी भी हवा में है। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा एमबीए नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग। तो सत्ता पक्ष योजना के समर्थन में है, जबकि विपक्ष इस पर जमकर हमलावर है। जाहिर है जिन युवाओं को योजना का लाभ मिल रहा है या मिलेगा, वो इस योजना की तारीफ जरूर करेंगे। तो अब राजनीति अपनी जगह, सवाल ही उठता है कि बेरोजगारी भत्ता योजना पर क्या विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का जिसने 15 साल सरकार चलाई, सवाल उठाना कितना वाजिब है। डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि रोजगार देने का वायदा तो हर पार्टी ने सत्ता में आने के लिए किया ही है, लेकिन साल दर साल हर स्ट्रीम में यानी हर एक सेक्टर में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई, ये फैक्ट है। और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, उनको नए नए पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। सभी दल नौकरी या बेरोजगारी भत्ते का वायदा करते हैं, बीजेपी ने भी किया।
तो इस योजना के मकसद पर सवाल उठाने का नैतिक हक किसी को नहीं दिखता। दूसरी बात, हाईली क्वालिफाइड बेरोजगारों के इस भत्ते के लिए फॉर्म भरना, क्या इसके लिए केवल एक सरकार जिम्मेदार है? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये बेरोजगारी लंबे वक्त से है, तो फिर कोई एक जिम्मेदार कैसे हो सकता है? केंद्र में सत्ता प्राप्ति के लिए बीजेपी ने भी लाखों नौकरियों और हर खाते में लाखों रुपए आने का काले धन के नाम पर वायदा किया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। ये जनता जानती। कड़वा सच यही है कि सरकारें आई गईं, लेकिन मुद्दा बेरोजगारों का वहीं का वहीं रहा। वजह है आबादी का बढ़ता आकार, वजह है हर सत्र में करोड़ों बच्चों का डिग्री लेना और उस अनुपात में मार्केट में नौकरियों का ना होना। ये तमाम युवाओं को भी पता है। नतीजा बेरोजगारी का बढ़ता आंकड़ा, चाहे राज्य हो या देश के स्तर पर। बीजेपी अगर प्रदेश कांग्रेस पर सवाल उठा रही है तो उसे भी मोदी जी के लाखों नौकरियों के वायदे का हिसाब, यानी अपनी केंद्र सरकार के वायदों का हिसाब देना पड़ेगा। अब ये हिसाब वो दिए बिना क्या सवाल उठाती, और सवाल उठाती तो क्या जनता साथ आती है, ये देखना पड़ेगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ हर जरूरी मुद्दे की बारीकियां और जानकारियां दे रही। क्यों, रिपोर्ट में देख पाएंगे आप। मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल चुनावी हो गया है। बीजेपी को सत्ता वापसी करनी है और इसके लिए जरूरी है जनता के बीच सरकार की कमियों को अच्छे से रखा जाए। इसीलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग मुद्दों की बारीकियों को समझाने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दे रही। बीजेपी एसटी मोर्चा को तेंदुपत्ता संग्राहकों और वनवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए शुरू किए जाने वाले अभियान की, किसान मोर्चा को किसानों की समस्याओं की और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जानकारियां दी गई। जब भी हम किसी आंदोलन में जाते हैं तो उससे पूर्व वो सारे कार्यकर्ता जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं उनकी कार्यशाला होती। तो तेंदुपत्ता के विषय पर भी हमारी कार्यशाला हुई है। गौठानों में हमारे जाने से पहले भी कार्यशाला हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं को आंकड़े रटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की मुद्दों को लेकर समझ बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर सवाल उठा रही है। देख रहे हैं कि जिस तरह से वो दंगा भड़काने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, जिस तरह से विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो बराए मेहरबानी उनके बड़े नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो इस तरह का प्रशिक्षण न दें। बहरहाल बीजेपी चाहती कि अगर फील्ड पर उसके कार्यकर्ता जाएं तो सरकार के खिलाफ ठोस दलीलें रखने में सक्षम हो, ताकि वोटर्स को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो वोटर सच्चाई के करीब होता है और सच्चाई बताने के लिए आपको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको वो सारे पुराने उदाहरण रखने पड़ेंगे और इसी की ट्रेनिंग बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। कामयाबी कितनी मिलती है ये उनकी तैयारी और आप आम जनता पर निर्भर करेगा। संविदा इंजीनियर हैं हेमा मीणा, जो सुर्खियों में आई। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद इनको अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कुछ और सख्तियां कार्रवाइयां हुई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। काली कमाई की माहिर खिलाड़ी हेमा मीणा पर लोकायुक्त का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। कार्रवाई के बाद हेमा को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। वहीं हेमा पर कृपा बरसाने वाले मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जनार्दन सिंह भी सस्पेंड हो गए हैं। कौन प्रतिनियुक्ति पे आया है, कितने दिन पहले संविदा पर कौन है, ये कई विषय उसमें जांच में लिए हैं। मैंने पत्र नोटशीट लिखी है और गृह विभाग ने वहाँ आदेश भेजा है। जनार्दन सिंह के निलंबन आदेश में विभाग ने लिखा कि अधिकारी ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया कि जांच में दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी जो भी होगा जांच में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल लोकायुक्त ने हेमा के बैंक खातों की जानकारी बैंक से मांगी। आगे और भी खुलासों की उम्मीद है। तो आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। खबरों को डिकोड करने के लिए अपना और परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।